गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट 1 के पेपर 1 भौतिक भूगोल के यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ द अर्थ का अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत सिलेबस में हैं, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना एवं बिग बैंग सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। सौरमंडल, ग्रह तथा पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न समय में अपने अपने दृष्टिकोण कई रूपों में प्रकट किए हैं। प्रारंभ में प्रत्येक परिकल्पना और सिद्धांत ने कुछ न कुछ समर्थन अवश्य प्राप्त किया था, लेकिन बाद में चलकर तर्कपूर्ण उनकी आलोचनाएं हुई और उनका समर्थन कम होता रहा। फिर भी ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सभी विचार, परिकल्पना और सिद्धांत अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। इसके बाद में इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने मतों का प्रतिपादन किया। परिणाम स्वरूप वर्तमान में ये प्रमाणित होता है कि जो सिद्धांत ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित है वही पृथ्वी की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित है। पहला मत है धार्मिक विचारधारा या धार्मिक मान्यता कह सकते हैं हम इसे, और दूसरा मत है वैज्ञानिक संकल्पना या वैज्ञानिक विचारधारा। ये जो धार्मिक विचारधारा है उसको वर्तमान के जो वैज्ञानिक युग है इसमें मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसके प्राचीन मत और विचारधाराएं तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। पूर्णतया कल्पना पर आधारित होने के कारण वर्तमान में धार्मिक विचारधारा मान्य नहीं है। हम बात करें दूसरी विचारधारा वैज्ञानिक विचारधारा की, तो वैज्ञानिक विचारधारा में ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर इस वैज्ञानिक संकल्पना को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर ये वैज्ञानिक संकल्पनाएं, ये दो वर्ग अद्वैतवादी और द्वैतवादी दो वर्गों में विभाजित है। अद्वैतवादी को हम एक तारक परिकल्पना भी कह सकते हैं और द्वैतवादी को हम द्वैत तारक परिकल्पना भी कह सकते हैं। बात करें सबसे पहले अद्वैतवादी विचारधारा या अद्वैतवादी संकल्पना की, तो इस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसके अनुसार पृथ्वी अथवा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति केवल एक वस्तु या एक तारे से हुई मानी जाती है। अब इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किए हैं और सबसे पहला प्रयास फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन के द्वारा किया गया था। बाद में इमैनुअल कांट, लाप्लास, लॉकियर इन सब ने अपने मत प्रस्तुत किए थे। ई कांट ने अपनी वायवीय राशि परिकल्पना तथा लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की थी। आपके सिलेबस में ये नहीं है। आपके सिलेबस में द्वैतवादी जो विचारधारा है इसके दो विद्वान, इनका आपके कोर्स में वर्णन करना है। बात करें हम द्वैतवादी विचारधारा की। अद्वैतवादी संकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की रचना एक से अधिक विशेषतर दो तारों के संयोग से मानी गई है। इसी कारण से इस संकल्पना को हम बाय पेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। उदाहरण के रूप में चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, बिग बैंग सिद्धांत, ये सभी द्वैतवादी परिकल्पना के ही उदाहरण हैं। जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना
सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इस ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन ये जो जेम्स जीन्स थे, ये अंग्रेज विद्वान थे। इन्होंने 1919 में अपना यह सिद्धांत दिया था और जेफरीज ने 1929 में इस परिकल्पना में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया था और इस संशोधन से इस परिकल्पना का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। यह जो ज्वारीय परिकल्पना है, ये वर्तमान की आधुनिक परिकल्पनाओं और सिद्धांतों में से एक है, जिसे अन्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक समर्थन प्राप्त है। अपनी संकल्पना की पुष्टि के लिए जेम्स जीन्स कुछ तथ्यों को स्वयं मानकर चले। उनके ये कुछ कल्पित तथ्य हैं या कह सकते हैं उनकी कुछ मान्यताएं हैं। इनमें इनकी पहली मान्यता है कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य व एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है, अर्थात सूर्य और एक अन्य तारा, इन दोनों ने मिलकर सौर मंडल का निर्माण किया है। तो आप देख सकते हैं कि दो तारे हैं यहाँ पर और इसीलिए ये विचारधारा कैसी है, द्वैतवादी विचारधारा। दूसरी मान्यता कहती है कि प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। तीसरी मान्यता कहती है कि सूर्य के साथ ही साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। ये सूर्य है और सूर्य के पास ये क्या था, सूर्य से बड़े आकार का एक विशालकाय तारा था। चौथी मान्यता कहती है कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था और अपनी ही जगह पर क्या कर रहा था, घूर्णन कर रहा था। नेक्स्ट इसकी मान्यता कहती है कि साथी तारा एक पथ के सारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। ये सूर्य है और जो साथी तारा है वो इस तरीके से घूम रहा था कि वो लगातार सूर्य के करीब आ रहा था। साथी तारा आकार और आयतन में सूर्य से काफ़ी अधिक विशाल था और पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के केवल बाहर वाले हिस्से पर पड़ रहा था। इन कल्पित तथ्यों के आधार पर जेम्स जीन्स ने अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने इस मान्यता में माना कि साथी तारा निरंतर एक पथ के सारे सूर्य की तरफ अग्रसर हो रहा था और इस कारण से साथी तारे की जो आकर्षण शक्ति है, इसके द्वारा वायवीय ज्वार निकला और ये वायवीय ज्वार का प्रभाव कहाँ था, इस सूर्य के बाहर वाले भाग के अंदर। और ये ज्वारीय क्रिया हम समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान में जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये जैसे महासागरीय भाग है, यहाँ पे चंद्रमा है, इसका आकर्षण बल लगने के कारण से समुद्र में जो लहरें होती है नॉर्मल इस तरीके से है। जब भी ज्वार की स्थिति होती है तो इनकी सामान्य ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है। लगभग 20% ऊंचे ज्वार उठते हैं। वो सेम स्थिति यहाँ पर होती है। यहाँ हम देखेंगे कि इस विशालकाय तारे के कारण से सूर्य के बाहरी भाग से वायवीय ज्वार निकलने लगे, उत्पन्न होने लगे। और ज्यों-ज्यों ये विशालकाय तारा है, ये जैसे जैसे सूर्य के पास आता गया, त्यों-त्यों इसकी आकर्षण शक्ति लगातार बढ़ती गई और जो ज्वार था उसकी तीव्रता भी बढ़ती गई। और जब यह तारा सूर्य के बिल्कुल निकटतम दूरी पर आ गया तो इसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से भी अधिक हो गई और इसके कारण से सूर्य का जो ये बाहरी भाग है, इससे हजारों किलोमीटर लंबा एक सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। ये जो सिगार के आकार का आप ज्वार देख रहे हैं, इसे इन्होंने क्या नाम दिया, फिलामेंट। इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, तो सूर्य के निकटतम दूरी पर पहुंचने के कारण से तारे की अधिकतम आकर्षण शक्ति के प्रभाव से एक ये जो विशाल फिलामेंट है, ये सूर्य से हटकर तारे की तरफ आ गया। जीन्स के अनुसार ये जो तारा था ना, ये तारा सूर्य के मार्ग पर नहीं था, अतः ये सूर्य से आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये क्या हुआ, सूर्य से दूर निकल गया। ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट तारे के साथ नहीं जा पाया, बल्कि ये सूर्य की चारों ओर ही परिभ्रमण करने लगा।
अब प्रश्न ये उठता है कि इस स्थिति में जब तारा दूर चला गया तो फिलामेंट वापस सूर्य में आकर क्यों नहीं मिल गया? तो इसका आंसर बिल्कुल सरल है कि जब फिलामेंट टूटकर तारे की ओर अग्रसर हुआ था उस स्थिति में ये सूर्य के आकर्षण शक्ति के क्षेत्र से बाहर हो गया था, अतः वह सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा, वापस नहीं आ सका। कुछ समय के बाद में ये जो साथी विशालकाय तारा था ये सूर्य से इतना दूर चला गया कि पुनः कोई वायवीय भाग या कह सकते हैं कोई भी फिलामेंट सूर्य से अलग नहीं हो सका और आगे चलकर सूर्य से निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ है वो सिगार के आकार में और अधिक लंबा हो गया और इस फिलामेंट का मध्य का भाग अधिक मोटा या चौड़ा था और इसके दोनों जो किनारे वाले भाग है वो अत्यधिक पतले थे। अब प्रश्न उठता है कि किनारे के भाग पतले क्यों थे? तो किनारे के भागों का पतला होने का कारण था साथी तारा और सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव, क्योंकि जब यह साथी तारा सूर्य से दूर था तो इसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव कम था। जैसे जैसे ये पास आता गया आकर्षण शक्ति का प्रभाव ज़्यादा हुआ और फिर जब ये वापस दूर चला गया तो आकर्षण शक्ति का प्रभाव कम था। इस कारण से यह फिलामेंट किनारों से पतले और मध्य भाग से मोटे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि इस फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये जो फिलामेंट था ये फिलामेंट ही ग्रहों में कन्वर्ट हो गया था। तो किस तरीके से हुआ? तो जैसे ही ये फिलामेंट सूर्य से अलग हुआ था, अलग होने के बाद में ये फिलामेंट धीरे धीरे ठंडा होने लगा और ठंडे होने के कारण से, शीतल होने के कारण से इस फिलामेंट के आकार में संकुचन होना आरंभ हो गया था और संकुचन के कारण से यह फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया था और फिर प्रत्येक भाग घनीभूत होकर ग्रह में बदल गया। इसी क्रिया से फिलामेंट से 9 ग्रहों की रचना संभव हुई है और इसी प्रक्रिया के अनुसार सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होने से उसके कुछ पदार्थ अलग हो गए, घनीभूत हो गए और उनसे आगे उपग्रह बन गए। अब यदि हम क्रम देखें तो यहाँ पे बड़े ग्रह धीरे धीरे इधर किनारों पर छोटे ग्रह हमें दिखाई देते हैं। अब हमने यह कह दिया कि फिलामेंट से ग्रह बन गए और ग्रहों से उपग्रह बन गए, लेकिन प्रश्न उठता है कि ग्रहों से उपग्रह बनने का क्रम कब तक चलता रहा? तो इसका उत्तर हम कह सकते हैं ये होगा कि जब तक ग्रहों से निकले हुए ज्वारीय पदार्थ बड़े आकार वाले थे और उनकी केंद्रीय आकर्षण शक्ति अधिक थी तब तक उपग्रह बनते रहे, लेकिन जैसे ही उनका आकार छोटा होने लगा और उनकी केंद्रीय आकर्षण जो शक्ति है वो उन्हें संगठित रखने में असमर्थ हो गई, तब उपग्रहों की रचना समाप्त हो गई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रह से उपग्रह बन गए और ग्रह के उपग्रहों की संख्या ग्रहों के आकार के अनुसार ही निश्चित हुई। जो ग्रह बड़े थे उनसे अधिक उपग्रह बने और जो ग्रह छोटे थे उनसे कम उपग्रह बने। ज्वारीय परिकल्पना के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ सौर मंडल की भी अनेक समस्याएं सुलझ गई, जैसे ग्रहों का आकार व क्रम। सूर्य से जो निसृत फिलामेंट था ये फिलामेंट बीच में से चौड़ा था और किनारों पर पतला था और इसी फिलामेंट के टूटने से ग्रह बने थे। तो बीच के जो भी ग्रह थे वो आकार में बड़े थे और जो किनारों पर ग्रह थे वो आकार में छोटे थे। इस आधार पर हम देखते हैं कि सबसे किनारे ग्रह था इसमें बुध, और सूर्य की ओर से यदि प्रारंभ करते हैं तो बुध ग्रह सबसे पहले आता है और वो सबसे छोटा ग्रह। उसके बाद क्रमशः शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति सबसे बीच में है और सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से, और यम, जिन्होंने कुल 9 ग्रह बताए थे। हालांकि अभी यम या प्लूटो को हमने ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन उस वक्त उसने कुल 9 ग्रहों के बारे में बताया था। हालांकि उनका ये मत बिल्कुल सही था, इन्होंने सही क्रम बताया, लेकिन मंगल की स्थिति उनके अनुसार ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि वर्तमान में हम क्रम जानते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है।
लेकिन मंगल पृथ्वी से आकार में छोटा है, जबकि इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की तुलना में मंगल का आकार बड़ा होना चाहिए था। तो ये इसका एक अपवाद है। दूसरा इसका पॉइंट है उपग्रहों का क्रम। ज्वारीय परिकल्पना कहती है कि जिस प्रकार सूर्य से ग्रहों का निर्माण हुआ, उसी तरह से ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ। एक ग्रह के यदि कई उपग्रह हैं तो सबसे बड़ा उपग्रह बीच में और छोटे उपग्रह किनारों पर होंगे। यह तथ्य भी वर्तमान उपग्रहों की स्थिति और क्रम से पूरी तरह से मेल खाता है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि ग्रह और उपग्रहों की रचना एक ही प्रणाली के द्वारा हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहों का परिभ्रमण पथ। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों के परिभ्रमण कक्ष या ऑर्बिट और ग्रह पथ को सूर्य के कक्ष से मेल नहीं खाना चाहिए, बल्कि ग्रह कक्ष को सूर्य कक्ष से एक निश्चित कोण पर झुका हुआ होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति से ग्रह झुक जाता है। ये तथ्य भी वर्तमान ग्रहों के कक्ष से पूर्णतया मेल खाता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह कक्ष से कुछ झुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम अपने पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उपग्रहों की संरचना व आकार। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार बड़े ग्रह ब्रह्मांड में अधिक समय तक गैसीय रूप में रहे, क्योंकि आकार की विशालता के कारण उनको ठंडा होने में ज़्यादा समय लगा। इस कारण से बड़े ग्रहों के उपग्रह भी ज़्यादा संख्या में बने और अपेक्षाकृत, लेकिन ये जो उपग्रह बने थे वो आकार में छोटे थे। संख्या ज़्यादा थी लेकिन आकार में छोटे थे। वहीं मध्यम आकार वाले जो ग्रह हैं उनसे कम संख्या में उपग्रह बने थे, लेकिन उनका आकार बड़ा था। और जो सबसे किनारे वाले ग्रह थे वो आकार में छोटे थे, तो वो जल्दी ही ठंडे हो गए और उनसे उपग्रहों की रचना नहीं हो पाई। तो ये सभी तथ्य भी वर्तमान में जो सौरमंडल के उपग्रह हैं उनके क्रम से पूरी तरीके से मेल खाता है। बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रह के क्या है, छोटे आकार के उपग्रह है लेकिन संख्या में काफ़ी अधिक उपग्रह, जबकि बुध, शुक्र ये दोनों ग्रह काफ़ी छोटे हैं, इसके कारण से इनके कोई उपग्रह नहीं है। मंगल आकार में थोड़ा सा बड़ा है तो उसके 2 उपग्रह है, डेमोस और फेबोस। पृथ्वी आकार में थोड़ा सा बड़ा है तो उसका एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। जबकि बीच के जो बृहस्पति, शनि है ये आकार में बड़े होने के कारण उनके उपग्रह भी अधिक है। अब बात करते हैं इस परिकल्पना में संशोधन की। इस परिकल्पना में संशोधन जेफरीज ने दिया था। जेफरीज ने बताया कि जो ज्वारीय परिकल्पना है उसमें ग्रहों का निर्माण सूर्य और उसके पास आते हुए तारे के संयोग से हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसा ना होकर 2 तारों के अलावा एक तारा और था, मतलब जो सूर्य और उसके पास आता हुआ जो साथी तारा था उसके अलावा एक और तारा था। वो जो पास आता हुआ तारा था वो साथी तारे की सीध में ही आगे बढ़ रहा था। और फिर क्या हुआ, ये जो सूर्य है ये साथी तारा है और एक ये अन्य तारा है। उन्होंने कहा कि ये जो साथी तारा और अन्य तारा है ये एक ही सीध में बढ़ रहे थे, तो इन दोनों में आपस में क्या हो गई, टक्कर हो गई। फलस्वरूप इसका कुछ भाग आकाश में बिखर गया। जेफरीज के यदि हम इस संशोधन को मान लें तो ग्रहों के परिभ्रमण से संबंधित बहुत सी जो कठिन समस्याएं हैं वो सुलझ जाती हैं। अब बात करते हैं ज्वारीय परिकल्पना के मूल्यांकन की। हालांकि जेफरीज और जीन्स के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत बहुत अधिक समय तक समर्थन प्राप्त करता रहा, लेकिन फिर भी इसकी कुछ बिंदुओं पर आलोचना की जाती है। जैसे बी लेविन ने कहा था कि ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित है कि उनके बीच में पारस्परिक मुठभेड़ की जो संभावना है वो बहुत कम है। दूसरा बिंदु कि जिस विशाल तारे से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन हुआ था वो तारा आखिर कहाँ चला गया, इस प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिल पाता है। मंगल ग्रह से रिलेटेड जो उसका क्रम है उसकी आलोचना हमने पहले ही कर दी है।
इसके अलावा यह भी आलोचना की जाती है कि जिस तरीके से ग्रह सूर्य से बने, उनसे इस हिसाब से ग्रहों को सूर्य से बहुत ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए था, जबकि वास्तव में वो बहुत अधिक दूर है। एक इस बात पे भी आलोचना की जाती है कि सूर्य से जो निःसृत पदार्थ है उनका घनीभवन किस तरीके से हुआ। इन सब बिंदुओं के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने में ये मत काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ था। हमारे कोर्स में दूसरा मुख्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज एब लेमेंतर, बेल्जियम के विद्वान थे ये, उन्होंने किया था। इस सिद्धांत को महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है और इस सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाया जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1950-60 व 60-70 के दशक में हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी। इस विशाल अग्निपिंड में अचानक क्या हुआ, विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण से इसमें से पदार्थ क्या हो गए, आसपास बिखर गए थे। इन पदार्थों को प्रारंभिक सामान्य पदार्थ कहा गया। जल्दी ही ये जो सामान्य पदार्थ थे, इनके अलगाव के कारण से काले पदार्थों का सृजन हो गया। फिर इन काले पदार्थों का आपस में समूहन हो गया और उनके समूहन से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों के चारों ओर फिर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा, जिससे उन पिंडों का आकार लगातार बढ़ता गया और पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। शुरुआत में ब्रह्मांड का आकार बहुत छोटा था, लेकिन बहुत ही त्वरित गति से ब्रह्मांड के आकार में फैलाव होने लगा, जिससे आकाशगंगाएं जो शुरुआत में आसपास थी वो निरंतर दूर होती गई। आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले अपने निर्माण काल से लेकर आज तक ब्रह्मांड के आकार में लगातार फैलता ही जा रहा है और उसके पदार्थ लगातार शीतल होते जा रहे हैं। आकाशगंगाओं का भी भयंकर विस्फोट हुआ और विस्फोट से निकले हुए पदार्थों के समूहन से बने जो असंख्य पिंड है, उनके द्वारा प्रत्येक आकाशगंगा के तारों का निर्माण हुआ और फिर तारों के विस्फोट के कारण जो भी पदार्थ बने, उनके समूहन से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड, आकाशगंगा, ग्रह इत्यादि की उत्पत्ति को समझाया गया। और ये सिद्धांत एक मुख्य बात कहता है कि ब्रह्मांड में जो आकाशगंगाएं हैं, उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। धन्यवाद।